एक शहर जहां सब कुछ नॉर्मल था गाइस। एक लड़की जिसे किसी ने देखा तक नहीं। 8 लोग जो उसके लिए इंसान नहीं दरिंदगी का दूसरा नाम थे। और 1 साल जिसमें उसने सब कुछ सहा, सब कुछ खो दिया। जितनी भी महिलाएं और लड़कियां हैं दोस्त बनाए, किसी भी लड़के को कभी दोस्त ना बनाए और ये लव जिहाद से दूर रहे। 2 मार्च 2025 राजस्थान भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन। सुबह का वक्त था। पुलिस स्टेशन में रोज की तरह हलचल थी, लेकिन फिर एक लड़की अंदर आई। ना कोई शिकायत हाथ में थी, ना कोई केस नंबर, बस वो खुद थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, लेकिन आज चुप नहीं थी। उसने बोलना शुरू किया। पहले सिर्फ कुछ शब्द कहे, फिर कुछ झटके देने वाली सच्चाइयां सामने रखी और फिर एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्योंकि वो पिछले 1 साल से 8 लोगों के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे कोई 1 साल तक ये सब सह सकता है, लेकिन असली सवाल ये था कि वो इस जाल में फंसी तो फंसी कैसे? कौन थे वो 8 लोग और उनके पीछे की असली सच्चाई क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सिर्फ अकेली ही थी जो इस ट्रैप में फंसी या फिर और भी कई अन्य लड़कियां शामिल थी? तो तैयार हो जाइए गाइस, क्योंकि आज आप सिर्फ एक केस नहीं देखने जा रहे हैं, बल्कि एक साजिश का वो सच देखने वाले हैं जो कि आपको अंदर से हिला कर रख देगी। क्योंकि आप देख रहे हैं डार्क रियलिटी, जहां हम सच दिखाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। दो मार्च 2025 भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन। लड़की के मुंह से निकलने वाले कुछ शब्दों ने ही पुलिस कर्मियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन अभी तक मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। अब अगला कदम था FIR दर्ज करना, और इसीलिए अब पुलिस ने पहले उस महिला को महिला अधिकारी के पास भेजा, जहां उससे पूरी जानकारी ली जाने लगी। और वहां पे उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए कि आपके साथ क्या हुआ, कब से हो रहा था और कितने लोग शामिल थे। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, पिछले 1 साल से और 8 लोग। अब पुलिस अधिकारी ने तुरंत मामले की गंभीरता को मानते हुए IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने अब लड़की से हर डिटेल में पूछताछ करनी शुरू की। घटना की तारीख, जगह और उसमें शामिल लोगों के नाम और किसी भी डिजिटल सबूत की जानकारी। कुछ देर की पूछताछ के बाद पुलिस को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्लानिंग की गई एक ट्रैप था। मतलब एक ऐसा ट्रैप जिसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 होने वाला था। तो इस प्लानिंग को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाली 18 साल की लड़की से शुरू हुई। अब देखो, ऐसे मामलों में विक्टिम की पहचान छिपाई जाती है, कई बार तो अपराधी की भी, जब तक कि पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते। तो अब ये मत कहना कि यार मजा नहीं आया। तो मैं उन लोगों से कह दूं कि ऐसी घटनाएं सिर्फ मजे के लिए नहीं होती, बल्कि समझने और सीख के लिए होती। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूं जो ऐसे कमेंट करते हैं बिना किसी कॉमन सेंस के। बाकी आप लोग तो यार समझदार हो और आप जानते ही हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। खैर गाइज, अब स्टोरी पर आते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, जहां लाइफ हर दिन की तरह रूटीन में चलती जा रही थी। वो लड़की कॉलेज जाती, कॉलेज जाके क्लास अटेंड करना, घर लौटाना, और यही उसकी लाइफ थी। पढ़ाई में काफी अच्छी खासी थी, लेकिन फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। सोशल सर्कल उसका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ कॉलेज फ्रेंड थे, और उन्हीं में से सबसे खास थी सना, जो कॉलेज के पहले दिन से ही बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों हमेशा साथ रहती थी। सना एक्सट्रोवर्ट थी, जो सोशल लाइफ में एक्टिव थी और लोगों से जल्दी घुल मिल जाती थी। और वहीं दूसरी तरफ वो थोड़ी रिजर्व थी, नए लोगों से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि जिस सना पर वो इतना भरोसा कर रही थी, वही उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। क्योंकि सना और उसका भाई अशरफ अली कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सना की एक चालाकी भरी मुस्कान के पीछे एक पूरी प्लानिंग छिपी हुई थी, और अब इस जाल में उसका पहला कदम पड़ने वाला था जब अशरफ अली ने अपनी बहन सना से कहा, तेरी वो दोस्त बहुत ही प्यारी है, उससे कभी मिलवाओ हमसे, अच्छी दोस्ती हो जाएगी।
शना ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। वो जानती थी कि उसका भाई क्या चाहता है और क्या करने वाला है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब शना सिर्फ एक मौका चाहती थी, बस इतना कि उसकी दोस्ती एक बार उसके भाई से हो जाए, उसे मिला दे, आगे का खेल अपने आप शुरू हो जाएगा। और ये मौका जल्द ही आ गया था जब शना ने अपनी दोस्त से कहा, मेरा भाई है जो कि बहुत अच्छा लड़का है, तो उससे मिलना चाहता है। पहले उसे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि शना ने पहले कभी अपने उस भाई का जिक्र उसके सामने नहीं किया था, लेकिन फिर उस बेचारी ने सोचा कि ये मेरी दोस्त है और अपनी दोस्त के भाई से मिलने में भला क्या ही गलत हो सकता है। और यही फैसला उसके जीवन का सबसे गलत डिसीजन साबित होने वाला था। चस्का कैफे भीलवाड़ा का एक लोकल कैफे जहां अक्सर स्टूडेंट और यंगस्टर आते जाते रहते थे। 11 मार्च 2024 भीलवाड़ा का एक आम दिन, लेकिन उस लड़की के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वही दिन था जब उसने अपनी दोस्त शना के कहने पर पहली बार अशरफ अली से मिलने का फैसला किया था। चस्का कैफे जहां चालबाजी चल रही थी, कैफे में काम करता था शना का भाई अशरफ, एक ऐसा लड़का जो बाहर से सबको दोस्ताना और नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने घटिया मंसूबों को पूरा करने के लिए वो कैफे को ही अपने जाल की तरह इस्तेमाल करने जा रहा था। अशरफ अकेला नहीं था गाइज, उसके साथ उसकी बहन शना और उस पूरे खेल को सपोर्ट देने वाले कैफे के मालिक और उसके कुछ साथी भी शामिल थे। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी गाइज, बल्कि उन लोगों के लिए एक अय्याशी का अड्डा बनने जा रहा था, जहां मासूम लड़कियों को फंसाकर उन्हें अपने शिकंजे में लिया जाने वाला था। जो अब सच्चाई आपके सामने आने वाली है। तो अब लड़की शना के साथ चस्का कैफे पहुंची। अंदर माहौल नॉर्मल लग रहा था, लोग बैठे हुए थे, हल्का म्यूजिक बज रहा था और सब कुछ एक आम कैफे जैसा ही लग रहा था। अशरफ पहले से वहां मौजूद था। अब लड़की वहां पे आई, शना और वो लड़की एक साथ एक टेबल पर बैठे और अशरफ भी वहां पे आया और हल्की बातचीत शुरू हो गई। वो नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि लड़की को कोई शक ना हो। अब बातों ही बातों में एक कॉफी ऑर्डर की गई और कॉफी आई और लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया। और फिर कुछ ही मिनटों बाद उसे हल्का सा अजीब महसूस होने लगा, सर भारी लगने लगा और आंखें बोझल होने लगी। शरीर सुस्ती से भर गया, अंदर कुछ गड़बड़ थी। वो खुद को काबू में रखने की हर संभव कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन ये ज्यादा देर तक उसके लिए मुमकिन नहीं था। नशा धीरे धीरे असर करता जा रहा था और अब वो पूरी तरह से अशरफ और उसके लोगों के कंट्रोल में आ चुकी थी। कैफे के अंदर एक प्राइवेट रूम था जो आम लोगों के लिए अलाउड नहीं था। वहीं अशरफ ने शना की मदद से उसे उठाया और कैफे के अंदर उसी प्राइवेट रूम में लेकर गए। ये वही जगह थी जहां आम लोगों को आने जाने की इजाजत तो नहीं थी, पर अशरफ ने उसके अंदर जाने के लिए अपने कैफे के मालिक से पहले ही परमिशन ले रखी थी, यानी मालिक भी शामिल था, जहां वो अपना घिनौना खेल खेलने जा रहा था। और अब उसे प्राइवेट रूम में ले जाने के बाद दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया और दो लोग दरवाजे पे खड़े रहे, सोहेब शेख और सनवीर मोहम्मद। उनका काम सिर्फ ये देखना था कि कोई भी अंदर ना आए और किसी को शक ना हो। अंदर अशरफ और शाहरुख खान थे और अब उसके साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना आप कर चुके हैं, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब कब उसके साथ शुरू हुआ और कब खत्म। लेकिन जब उस बेचारी की आंख खुली तो वो अकेली थी, कमरे का दरवाजा बंद था कि तभी दरवाजा खुला और अशरफ अंदर आया और उसने उसे वो सब अपने फोन में दिखाया जो अभी अभी उसके साथ हुआ था। अशरफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ ये कह दिया कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बाहर कुछ भी बताया तो ये सब सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर उसे पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया जाता है, उसके अंदर डर बिठाया जाता है और फिलहाल उसे घर भेज दिया जाता है। लेकिन रुको गाइस, ये तो कहानी की बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद ही असली खेल शुरू होने जा रहा था। इसके बाद जब भी अशरफ चाहता था उसे बुला लिया जाता था, कभी कैफे में तो कभी किसी फ्लैट में तो कभी कहीं और हर बार वही डर, वही ब्लैकमेलिंग। धीरे धीरे ये सिर्फ अशरफ तक सीमित नहीं रहा गाइज, बल्कि सोहेब, सनवीर,
फैजान गौरी, शाहरुख, शोएब नर और खालिद और आमिर खान सभी इनमें शामिल हो चुके थे और हर कोई अब उसे एज अ टॉय यूज करने लगा। जब जिसका मन करता वो खेलने के लिए उसे बुला लेता और वो खुद बेचारी मजबूर बेबस उसे आना ही पड़ता। लेकिन अब गाइज सिर्फ उसे बुलाने तक सीमित नहीं रही थी ये बात, क्योंकि अब उससे और लड़कियों को लाने के लिए कहा जाने लगा कि तू अकेले मत आया कर, अपनी कोई दोस्तों को लेकर आया कर जितनी जल्दी हो सके। उससे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की आईडी और पासवर्ड मांगे गए। तेरी फ्रेंड में कौन कौन है, तेरे इंस्टाग्राम कौन कौन देखता है, कोई ऐसी लड़की है जो भोली हो। उसकी आईडी लेने का मतलब ये था कि उसके फ्रेंड सर्कल में अब जो भी भोली भाली बहनें थी उसे ट्रैप में फंसाया जाए। हालांकि उसने पहले तो मना किया, लेकिन अब हर बार वायरल करने की वही धमकी दी जाती और कभी तो पूरे परिवार को शांत करने की। वो उनके ग्रुप को देखकर इतनी बेबस हो चुकी थी तो ये बातें सुनकर भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। अब तक वो इतनी टूट चुकी थी कि उसे लगने लगा था कि इसका कोई अंत नहीं है और ये सिलसिला अब ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 1 जनवरी 2025 को सनवीर ने उसे बुलाया और उस पर और भी ज्यादा दबाव डाला कि वो नई लड़कियों को जल्दी से जल्दी लेकर के आए। उसे धमकाया गया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, नई लड़कियों को लाने से मना कर दिया, तो अब उसे पब्लिक प्लेस पर ही जलील किया जाएगा। और ऐसे ही वो सब कुछ सहती रही और समय बीतता गया। और अब 1 मार्च 2025 को आमिर खान ने उसे फिर से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार वो तैयार नहीं थी। मिलने तो गई पर वहां से मौका देखते ही भाग गई और घर जाकर इस बार हिम्मत जुटाकर पहली बार उसने अपनी मां को वो सब कुछ बताया जो कि उसे शुरुआत में ही ऐसा कर देना चाहिए था। पर मैं समझ सकता हूं कि ये कर पाना हमारी बहनों के लिए उतना आसान नहीं होता जितना कि हम लड़के समझते हैं कि हमारी बहनें अपनी इस हालात को अपने पेरेंट के साथ शेयर कर पाए। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, उसके दिमाग में ये डर बैठा होता है कि इस सच्चाई को जानने के बाद उसके माता पिता कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या वो सपोर्टिव होंगे या फिर उल्टा उसी पर सवाल उठाए जाएंगे। बहुत सारे ख्याल उसे रोकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी बहनों को शुरुआत में ही हर डर को खत्म कर देना चाहिए और अपने घर वालों को सच बता देना चाहिए, क्योंकि इस सब का अंत तभी होता है जब वो चुप्पी तोड़ती है और अपने परिवार को बताती है, जैसा कि इस केस में भी वही हुआ और हम हर केस में ऐसा ही देखते आ रहे हैं। खैर 2 मार्च 2025 को वो पुलिस स्टेशन पहुंची, जो कि एफआईआर के बाद पुलिस ने सबसे पहले अशरफ अली और सनवीर मोहम्मद को ट्रैक किया, जो कैफे और उनके ठिकानों से गिरफ्तार हुए। इसके बाद शाहरुख, सोहेब, फैजान, शोएब नर, खालिद और आमिर को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया, जिसमें कुछ अपने घर में छिपे हुए थे तो कुछ शहर छोड़ के भागने की फिराक में थे। और हाँ गाइज, जो शाहरुख नाम का बंदा था उर्फ बबलू, उम्र में 30 साल, जो कि पहले भी क्राइम के मामले में आरोपी था, और जो सना मैडम थी जो इस पूरी साजिश की अहम हिस्सा थी, वो फरार हो गई थी और भिलवाड़ा से भागकर मध्य प्रदेश में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छिपी बैठी थी। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांसिंग और कॉल ट्रेसिंग के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की और मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से उसे वहीं अरेस्ट कर लिया गया। अब आगे क्या सजा उन्हें मिलेगी ये तो समय ही बताएगा। बाकी अब सवाल मेरी बहनों से है कि मान लेते हैं कि आप ऐसे ट्रैप में कभी फंसते हैं, बट भगवान ना करे आप ऐसे ट्रैप में कभी फंसो, बट मान कर चलते हैं कोई बहन ऐसी फंसी है, तो आप बताओ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगी? या फिर आप 1 सालों तक ऐसे ही झेलती रहेंगी या फिर आवाज उठाएंगे, हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स को बताएंगे? प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अब उन्हीं बहनों के भाइयों से भी मेरा ये सवाल है कि इस तरह के दरिंदों को आप क्या सजा देना चाहोगे? कमेंट में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कोई और इस तरह के ट्रैप में हमारी बहनें ना फंसें। सो सतर्क रहें, सेफ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।